हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग अपना दूसरा मैराथन करने वाले हैं JIGL का। और इसमें मैं करवाने वाला हूँ BNSS। ठीक है, चलो लिखते हैं। इससे पहले अगर तुमने नहीं देखा है तो मैंने BNS ऑलरेडी करवा दिया है इससे पहले वाले मैराथन में। 2 से ढाई घंटे में मैंने वो करवा दिया था। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मिलकर 15 मार्क्स के वेटेज के थे पिछले एग्जामिनेशन में, और इस बार तो उससे ज़्यादा के ही होंगे, एक्सपेक्टेड तो यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने BNS नहीं किया है तो पहले वो कर लो, उससे कनेक्टिविटी तुमको अच्छे से आएगा, समझ में तुमको अच्छे से आएगा। ठीक है, और अगर तुम पहले ये वीडियो देखोगे समझ में तब भी आएगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि उतना अच्छा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वहाँ से बेस मैंने थोड़ा तैयार किया है तो वो पहले देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैं समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने बेसिक BNS में समझाया हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसके ऊपर केस चलता है और फिर पनिशमेंट दिया जाता है जिसने क्राइम किया। ठीक है, ये BNS बताता था कि क्या क्राइम होता है, क्या उसका पनिशमेंट होगा। ये कौन बताता था? ये BNS बताता था। ठीक है, लेकिन ये जो केस चलेगा कोर्ट में, ट्रायल जो चलेंगे या फिर पुलिस तुमको अरेस्ट करने आएगा, तो कैसे अरेस्ट होगा, पूरा प्रोसीड्यूर क्या होगा। ठीक है, पूरा प्रोसीड्यूर क्या होगा, ये प्रोसीड्यूर जो है एक एक्ट हुआ करता था CRPC, वो तुम्हें बताता था। ठीक है, अब ये CRPC को हटा दिया गया है, इसको रिप्लेस किया गया BNSS से, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, तुम्हारे JIGL के अगर तुम मॉड्यूल देखो तो BNS का कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। BNS और BNSS दोनों को कंबाइन मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, और एक ही चैप्टर में दोनों की बातें की गई है, इसलिए मॉड्यूल से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए मैं यहाँ मॉड्यूल खोल के बैठा हूँ, मैं कंटेंट वाइज सारा कुछ कवर कर दूंगा तुम्हारा। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा क्योंकि BNS बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम मैं 1.5 घंटे में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कितने देर में होगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले BNS में हमें डिफाइन करना है ऑफेंस क्या होता है। याद करो, BNS में ही मैंने बताया था कि ऑफेंस मतलब कोई ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है अंडर BNS। ठीक है, और मैंने वहीं पर बोला था कि एक्चुअल में जो इसका डिफिनेशन है ऑफेंस का, ऑफेंस क्या होता है, वो BNSS में आएगा और यहाँ पर डिफिनेशन है। और ऑफेंस क्या होता है? एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, कोई भी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल, पनिशेबल अंडर एनी लॉ। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स बनाने टाइम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्ट या ओमिशन, कोई भी कुछ तुम ऐसा कर रहे हो या तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए था वहाँ पर, उस और वो अगर पनिशेबल है किसी भी लॉ के अंदर, तो हम उसको ऑफेंस मान लेंगे BNSS के अंदर। याद करो, BNS में जो था वो अंडर एनी लॉ के जगह BNS लिखा हुआ था, यानी वहाँ ऑफेंस हम उसी को मानेंगे जो सिर्फ BNS के अंदर पनिशेबल है। बट यहाँ पर हम लोग किसी भी लॉ में अगर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं हम लोग जो पनिशेबल है, उसको हम लोग BNSS के अंदर ऑफेंस मान लेंगे और उसके जो प्रोसीड्यूर चलेंगे केस के, वो BNSS के हिसाब से चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग, अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ तुमने किया और वो पनिशेबल है तो केस किस पे कैसे चलेगा? मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चलेगा केस, और उस पर भी BNS अप्लाई हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक क्रिमिनल लॉ है जो क्रिमिनल मैटर से डील करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मॉड्यूल पे। मॉड्यूल में दिया गया है कि ऑफेंस दो तरीके के होते हैं। कितने तरह के ऑफेंस होते हैं? दो तरह के। एक होता है कॉग्निजेबल, कहीं ना कहीं तुमने नाम भी सुना होगा इनका, और दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल।
इन दोनों के बारे में लिखा गया है। अब इनके सेक्शंस भी दिए हुए हैं, बट मैं सेक्शन कोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम है नहीं, तो सेक्शन याद करना अब तुम छोड़ दो। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है तुम्हें कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम दोबारा पढ़ रहे हो या फिर ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो तो ऑब्वियस सा बात है तुम मॉड्यूल से एक बार सेक्शन देख लो। बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने अभी तक ये नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दो तरह के ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली वो ऑफेंस होते हैं जिसमें तुमको पुलिस अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, बिना वारंट के पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकता है। यानी पुलिस को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, पुलिस सीधा तुमको देखेगा और तुमको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। वहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस सिर्फ अरेस्ट कर सकता है विथ वारंट। तुमने मूवी में देखा होगा, मैंने बहुत सारे मूवी में देखा है यार। मूवी में मैंने क्या देखा है कि पुलिस अरेस्ट करने आता है किसी को उसके घर पे, और वो बोलता है आपके पास वारंट है, चाहिए पहले वारंट लेके आइए तब फिर मेरे को अरेस्ट करिएगा। तो यहाँ पर वो कौन सा ऑफेंस किया है, यानी वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें वारंट का जरूरत है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी पुलिस तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। वारंट चाहिए ही चाहिए अगर पुलिस को अरेस्ट करना है। अपने राइट्स के बारे में जानो, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को बेसिकली बोला जाता है नॉन बेलेबल, और इसको बोला जाता है बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब ये बड़ा क्राइम है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स, जैसे कि तुम वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट कर रहे हो, तुम मर्डर कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, कांड कर रहे हो, तुम एसबीआई लूटने चले गए, तो ये सब क्या है, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इन ऑफेंस के लिए अगर तुमको पुलिस को अरेस्ट करना है तो पुलिस को वारंट वारंट की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, ठीक है। और इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। यानी यहाँ पर बेल मिलना तुम्हारा राइट नहीं है, बेल मिलना तुम्हारा राइट नहीं है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी से तुमको बेल मिल सकता है। और बहुत रेयर चांस, रेयर नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और बेसिकली मैं बता दूं, इसको वारंट केस भी बोला जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को वारंट केस भी बोला जाता है। और इसमें पनिशमेंट पता है कितना मिलता है, मेनली जो पनिशमेंट रहता है वो डेथ मिल सकता है, लाइफ इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, या फिर इम्प्रूवमेंट मिलेगा और उसका भी टेन्योर 2 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो ऐसे क्राइम करोगे जिसमें तुमको ये सारे पनिशमेंट मिलने वाले हैं तो उन्हें हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, वारंट केस बोलते हैं, नॉन बेलेबल केस बोलते हैं। और उन सिचुएशन में जो है तुम्हें जल्दी से बेल नहीं मिलेगा और पुलिस तुमको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। आई थिंक यहाँ पर तुम्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, एकदम ईजी है। और डेथ, लाइफ इम्प्रूवमेंट, ये सब किस में मिलता है, मैंने बीएनएस में भी तुम्हें समझाया है कि डकॉइट, ये सब बड़े बड़े क्राइम जो तुम बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रहे हो एकदम टॉप नॉच के, टॉप लेवल के, जैसे कि कसाब को फांसी दिया गया तो वो बहुत बड़ा क्राइम था, मास किलिंग था वो, ठीक है। तो उसको फांसी दिया गया, डेथ दिया गया, तो वो क्या है, वो एक नॉन बेलेबल केस था, ठीक है, उसमें उसको बेल मिल ही नहीं सकता था। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बेलेबल, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। इसमें हुए छोटे मोटे क्राइम, तुम छोटी मोटी चोरी कर रहे हो, ठीक है, तुमने किसी का डिफेमेशन कर दिया, तो ये सारे केसेस में जो है ना कोर्ट तुम्हें बेल दे सकता है। इसको हम लोग बेलेबल भी बोलते हैं और इसको हम समन केस भी बोलते हैं। आगे डिफिनेशन है समन केस का, और इस पे पता है क्वेश्चन भी आया है पिछले अटेम्प्ट में कि समन केस क्या होता है, समन क्या होता है, कैसे समन दिया जाता है। तो इस पे अभी आगे सेक्शन तो पढ़ोगे, वारंट और समन के बारे में आगे पढ़ोगे, बट यहाँ अभी समझो कि इसमें कोर्ट तुम्हें बुलाता है और बुलाकर फिर कोर्ट डिस्कस करता है। यानी यहाँ पर जो है उतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उतने बड़े केसेस नहीं होते, ठीक है। और इसमें जो एक्यूज्ड है उसको बेल भी मिल जाता है, और ये बेल मिलना उसका राइट है, ठीक है, यहाँ पर उसका राइट है, बेल मिलना राइट है। और इसमें पनिशमेंट भी जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पनिशमेंट जो मिलता है, पनिशमेंट दिया है क्या, हाँ, इसमें जो पनिशमेंट मिलता है
ओहो, इसमें जो पनिशमेंट मिलता है, इसमें जो पनिशमेंट मिलता है वो बेसिकली 2 साल से कम का होता है, ठीक है। 2 ईयर से कम का होता है। छोटा मोटा थेफ्ट वगैरह जो मैंने बीएनएस में तुम्हें समझाया था, वो सब तुम मान के चलो कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लिखवाना चाहता हूँ मॉड्यूल से, ठीक है। मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया, लिखो 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 लिखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बेल मिलना कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि कोर्ट चाह रहा है कि नहीं। तो कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करेगा कोर्ट, कुछ फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसिडर करेगा जब तुमको बेल देना है कि नहीं देना है अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस तुम करोगे, बहुत बड़े क्राइम्स करोगे, डकैती, मर्डर, ठीक है, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सब अगर तुम काम करोगे तो तुमको जो है पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। और तुमको बिना वारंट के अरेस्ट करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर बेल मिलना तुम्हारा राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का मर्जी है। अब अगर कोर्ट तुमको बेल देना चाहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो कोर्ट को क्या क्या फैक्टर्स अपने माइंड में रखने होंगे, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना होगा कि इसको क्या हम लोग बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो फैक्टर्स अभी मैं लिखवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट वाइज लिखो। सबसे पहला, नेचर ऑफ ऑफेंस। हम देखेंगे कि किस नेचर का ऑफेंस है, नेचर ऑफ ऑफेंस, ठीक है। पहला कोर्ट ये देखेगा, उसके बाद कोर्ट देखेगा अक्यूज्ड का एज क्या है, ठीक है, हेल्थ क्या है, और पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये सब चीज कोर्ट चेक करेगा। फिर थर्ड वन देखेगा कि कितने चांसेस हैं कि बेल मिलने के बाद ये इंसान रनिंग ओवर हो जाए, यानी भाग जाए, रनिंग ओवर हो जाए, भाग जाए, या टैम्परिंग विथ एविडेंस, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करे बाहर निकलकर, विनिंग ओवर विटनेस, विटनेस को जो है ये खरीद ले, ठीक है, विटनेस को पैसे में खरीद ले ताकि इसके खिलाफ कोई सबूत ही ना मिले। तो ये सारे कितने चांसेस हैं क्या अगर हम इसे बेल देंगे, तो ये हो गया। उसके अलावा एक और है पब्लिक स्टैंडिंग, जनता में क्या अभी डिमांड है। जैसे कुछ लोगों के क्राइम के लिए लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो वो पब्लिक का भी यहाँ स्टैंडिंग देखा जाएगा। अगर मान लो किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया, अब मान लो कसाब ने टेररिस्ट अटैक किया था, अब हम उसे बेल दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पे पूरी जनता, पूरा इंडिया सड़क पे आ जाती। तो ये सब चीज़ भी देखा जाता है, और ये सब चीज़ देखने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुम्हें बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक सेक्शन कनेक्ट कर लो, यहीं पे एक सेक्शन कनेक्ट कर लो, सेक्शन 482, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। इसका भी नाम तुमने सुना होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है भाई, इसमें कहीं ना कहीं तुमने इनके टर्म्स तो सुने ही होंगे। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एक ऐसा बेल जो अरेस्ट होने से पहले ही तुमको ग्रांट कर दिया जाए। यानी तुमको लग रहा है यार मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, मैंने ये कांड किया है, तुम सीधा हाई कोर्ट गए या सेशन कोर्ट गए और वहाँ पर तुमने बोला कि मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे दो। तो उस केस में होता है कि अगर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल दे देगा तो पुलिस तुमको अरेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी तुम अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लेते हो। और मूवीज़ में जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या वो यही करते हैं? बिल्कुल। सामने से पुलिस आया, यू आर अंडर अरेस्ट, और इनका लॉयर आता है और बोलता है ये लीजिए बेल के पेपर्स। हो रहा है भाई, हो रहा है इनका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल ही वहाँ हुआ। इसको लिखना कैसे, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, बेल बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट होने से पहले बेल मिल गया। ध्यान से समझना, ये बेल जो है ग्रांट करेगा या तो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट ग्रांट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। कितने तरह के कोर्ट होते हैं ये भी अभी तुम आगे पढ़ोगे, अभी बस समझ लो कि ये दोनों ही ना ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रांट करने के लिए कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे, यहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं जो कंसिडर करने पड़ेंगे। क्या कंडीशंस हैं देख लो। सबसे पहला वही ऊपर वाली बातें हैं, इंट्रोगेशन के लिए अवेलेबल होगा,
इंट्रोगेशन के लिए जो इंसान को हम एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं तो वो अवेलेबल होना चाहिए जब तक केस चल रहा है, जब हम उसे बुलाएं वो तब आएगा। उसके अलावा नो थ्रेट टू विटनेस, विटनेस को हम लोग डराएंगे धमकाएंगे नहीं। और तीसरा, नॉट टू गो आउट ऑफ इंडिया, नॉट टू गो आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर हम नहीं जाएंगे। क्या ये ऊपर वाली बातें ही लिखी हुई है? हाँ, बस एक नया एक्स्ट्रा आया यही कि इंट्रोगेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा, दो डिफिनेशंस तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं और, ठीक है, वो दो डिफिनेशन मैं पहले करवा देता हूँ। कुछ नहीं है, हलवा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के। एक डिफिनेशन दिया है कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है? अब ये तुमको पता है कंप्लेन क्या होता है, तो यहाँ लिखो, जब कोई एलिगेशन लगाएगा ओरली या रिटर्न में मैजिस्ट्रेट के पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कंप्लेंट हुआ है, ठीक है। एक उसी तरह और डिफिनेशन दिया है इन्वेस्टिगेशन। क्या दिया है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जो पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ये दोनों डिफिनेशंस दिए हुए थे, ठीक है, एग्जाम में आए। इनको बस अपने लैंग्वेज में लिख देना, की वर्ड्स इनके यही हैं बस, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग शुरू हो जाते हैं क्लासेस, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स इंडिया में पाए जाते हैं ये अब हम लोग बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक क्रक्स लिख लो। क्रक्स बोले तो यानी ओवरव्यू, कितने तरह के कोर्ट होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेट लेवल पे बात किया जा रहा है क्रिमिनल कोर्ट्स में। सबसे पहला हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है सेशन कोर्ट, ठीक है, जिसको कोर्ट ऑफ सेशन भी बोलते हैं। उसके नीचे होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट। उसके नीचे होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसके नीचे होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ये हो गया क्रक्स, यानी ये हैरार्की होता है, ठीक है, ये सिचुएशन होता है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा स्टेट में ऑब्वियस अब आता है हाई कोर्ट ही होता है। और क्या तुम इनके डिसीजंस को, लास्ट में हाई कोर्ट के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? द आंसर इज यस, तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है एक और छोटा सा, एक और होता है, बट ये उतना तुम्हारे मॉड्यूल में दिया नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है एक, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मेन जो है ना, ये इतने ही होते हैं, हाई कोर्ट से लेकर ये मेन होते हैं। बट ये भी तुम्हारे मॉड्यूल में सिर्फ इनका मतलब वो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ठीक है, उतना उसके बाद डिफाइन वगैरह नहीं किया गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है पावर्स की। किसके बारे में? पावर्स की, यानी कौन सा कोर्ट का पावर कितना है। तो देखो, सबसे पहला, हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो उसको सही लगे। कोई भी सेंटेंस, डेथ, लाइफ इम्प्रूवमेंट, कुछ भी दे सकता है जो उसको सही लगे। उसका पावर वाइड है, मतलब लार्ज है एकदम, ठीक है। दूसरा क्या मैंने बोला था? सेशन कोर्ट ना, सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, दोनों बोलते हैं इसको, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसको एडिशनल जज भी बोलते हैं, लिख लो भाई, एग्जाम में पता चला आ गया लिखने की एडिशनल जज की पावर क्या है। और तुम बोलोगे यार ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये कहाँ से पूछा भाई, आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेशन कोर्ट को ही एडिशनल जज भी बोलते हैं, और एक लिख लो यार, तुम लिख लो, सेशन ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं, सेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। ये तीनों नाम एक का ही है। अब इसकी पावर क्या है, ध्यान से देखना।
ये भी कोई भी एनी सेंटेंस दे सकता है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है, ठीक है। ये भी कुछ भी बोल सकता है कि इसको लाइफ इम्प्रूवमेंट देंगे, 10 साल की सज़ा देंगे, इतने अमाउंट का फाइन देंगे, कुछ भी सेंटेंस दे सकता है। बट जब भी अगर ये डेथ का सेंटेंस दे रहा है ना, डेथ के लिए, तो इसको एक बार हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, या हाई कोर्ट से जो है इसको कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है हाई कोर्ट से कि हम इसको डेथ देना चाहते हैं। हाई कोर्ट बोलेगा ठीक है दे दे, तो फिर ये आराम से डेथ का भी सेंटेंस दे सकता है। थर्ड कौन है, जल्दी बोलो, थर्ड कौन आएगा, बोलो, क्या तुम्हें इतना नहीं पता थर्ड कौन आएगा? थर्ड आएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है देखना, अब यहाँ से तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये भी एनी सेंटेंस पास कर सकता है, कोई भी सेंटेंस ये भी पास कर सकता है, एक्सेप्ट, ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकता है, बट क्या नहीं दे सकता है, डेथ। यानी ये डेथ का पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकता, लाइफ इम्प्रूवमेंट का पनिशमेंट नहीं दे सकता, और इवन 7 साल से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट भी नहीं दे सकता है। यानी इसका पावर ये नहीं है, यानी इसको सिर्फ इनके अंदर रह के ही पनिशमेंट देना है। अगर तुम्हारा केस मान लो से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास गया, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तुमको डेथ, लाइफ इम्प्रूवमेंट और 7 साल या उससे ज़्यादा का जेल, 7 साल से ज़्यादा का जेल नहीं दे सकता है, उससे कम में वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। फोर्थ इज मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब इसकी पावर क्या होगी, ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकता है एक्सेप्ट एनी सेंटेंस, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट जो है ये मैक्सिमम 3 साल का दे सकता है, मैक्सिमम 3 ईयर्स, 3 साल तक का ये जेल दे सकता है मैक्सिमम, और उसके अलावा और फाइन जो है ये मैक्सिमम 50,000 दे सकता है, या फिर बोथ दे सकता है, इससे ज़्यादा इसकी पावर नहीं है, इससे ज़्यादा बियॉन्ड जाकर ये किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकता। लास्ट है देख लो, एक है सेकेंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये क्या क्या दे सकता है, तो ये देखो मैक्सिमम ना 1 साल का सज़ा दे सकता है, और फाइन जो है वो 10,000 का दे सकता है, 10,000 रुपीज़, या फिर बोथ, बस इसकी पावर इतना ही है। इसके अलावा ये कोई भी पनिशमेंट एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। एक चीज़ इंक्लूड कर लो यहाँ पर, ये कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, बीएनएस में मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया है, इस पर डिटेल मैंने लिखवाया भी है, ठीक है, हो गया। चलो यहाँ तक ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक और सेक्शन कनेक्ट कर लो, सेक्शन 24। सेक्शन 24 ये क्या बोलता है, ध्यान से समझना। अगर मान लो किसी कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया, और अगर तुमने फाइन नहीं दिया तो फाइन के बदले तुमको होगा इम्प्रूवमेंट, यानी तुमको मान लो कोर्ट ने बोला कि 10,000 तुम फाइन दोगे, अब तुम फाइन दे ही नहीं रहे हो, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है तू फाइन मत दे, 10,000 रुपये के बदले तू 1 साल जो है कोर्ट में जेल में काटेगा, ठीक है। तो अगर तुमने फाइन नहीं दिया तो तुमको होगा इम्प्रूवमेंट। अब ध्यान से समझना, ये जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पहला, जो भी इम्प्रूवमेंट तुमको मिला है वो टोटल को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, टोटल पावर को एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी जैसे कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ले लो, फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ना, वो मैक्सिमम कितना सज़ा दे सकता है, मैक्सिमम जो है वो 3 साल का इम्प्रूवमेंट दे सकता है। किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, और 50,000 का फाइन दे सकता है। किसी ने क्राइम किया तो ये कोर्ट ने क्या बोला कि सुन तेरे को 1 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा और 20,000 का फाइन देना। अब उसने फाइन नहीं पे किया, तो अब कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है तो तेरे को 2 साल की और सज़ा होगी। तो इन टोटल में मिला लो अगर 1 + 2, यानी 3 साल की उसको टोटल में जेल हो गई। क्या ये विद इन द लिमिट ऑफ 3 है? द आंसर इज यस।
क्या कोर्ट ऐसा बोल सकता है कि 1 साल का सजा उसने दिया और उसके बाद 10,000 पे नहीं किया, मतलब 20,000 पे नहीं किया, तो कोर्ट बोल रहा है कि हम तुम्हें 5 साल की सजा देंगे? द आंसर इज नो, ये काम वो नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो है 2 साल, मैक्सिमम ये 3 ईयर का लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। आप समझ में आ गया क्या हो गया? जो भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो टोटल पावर को एक्सीड नहीं करेगा। और दूसरा है इन ल्यू 1/4 ऑफ टोटल पावर, और टोटल पावर का 1/4 से ज़्यादा भी नहीं दिया जाएगा। टोटल पावर यहाँ मान लो कितना है, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स टोटल पावर है। तो इम्प्रूवमेंट जो अलग से दिया जाएगा फाइन ना पे करने के लिए, जो इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 अब कर लो भाई, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरा मैथ बहुत ख़राब है ऐसे ना। हाँ, अब डिवाइड कर ले, 3 बन जा 3, कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 1.3 ईयर से ज़्यादा का पनिशमेंट वो नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, हमें समझ में आ गया। ये दो कंडीशन, अगर फाइन नहीं दे रहा और हमें उसे इम्प्रूवमेंट देना है तो हमें ये दो कंडीशन को अपने माइंड में रखना होगा, हमें नहीं, कोर्ट को। अब यहाँ पे और एक सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन, एक और सेक्शन लिख लो, सेक्शन 25। ठीक है, वो क्या बोलता है? अगर मान लो किसी एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, एक से ज़्यादा, 1 2 3, मान लो किसी इंसान ने 3 ऑफेंसेस किए हैं। ठीक है, तो अब जो है कोर्ट क्या करेगा? इन ऑफेंसेस का ट्रायल करेगा। तो अगर इन तीनों ऑफेंस को कोर्ट एक ही ट्रायल में, ट्रायल मतलब एक ही केस में कोर्ट देख रहा है, एक ही ट्रायल में कंसीडर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो पनिशमेंट देगा ना, ध्यान से समझना, वो 2 तरीके से हो सकता है। पनिशमेंट जो देगा वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो जो है 1 आफ्टर 1 दे दे, या कनकरेंट दे दे। मान लो किसी ने थेफ्ट किया, ठीक है, डिफेमेशन किया, और फिर एक कोई और क्राइम ले लो बीएनएस से उठाकर, 3 क्राइम किया है, चलो 2 ही क्राइम लेकर चलो। ठीक है, मान लो किसी ने थेफ्ट किया और बीएनएस किया, और अब थेफ्ट के लिए भी उसको सज़ा मिलनी है और बीएनएस के लिए भी उसको सज़ा, डिफेमेशन के लिए भी उसको सज़ा मिलनी है। तो कोर्ट के पास यहाँ पे चॉइस है। कोर्ट चाहे तो बोले कि सबसे पहले तुम्हारे ऊपर हम लोग थेफ्ट का केस चलाएंगे, और थेफ्ट के केस में तुमको 1 साल की सज़ा दी जा रही है। ठीक है, और फिर जब थेफ्ट का सज़ा ख़त्म हो जाएगा तब हम तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस चलाएंगे, और डिफेमेशन के लिए भी तुमको 6 महीने की सज़ा हो रही है। यानी सबसे पहले वो 1 साल ख़त्म होगा, उसके बाद फिर 6 महीने डिफेमेशन के लिए स्टार्ट होंगे। यानी 1 बाय 1 तुमको तुम्हारे ऑफेंसेस के लिए तुम्हारे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कनकरेंट भी दिया जा सकता है। कोर्ट डायरेक्टली बोल सकता है कि भाई देख, 1 साल की सज़ा है तुमको, और ये 1 साल में ना थेफ्ट और डिफॉर्मेशन दोनों इंक्लूड है। थेफ्ट और डिफॉर्मेशन दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कनकरेंट। तो ये कोर्ट दे सकता है। बस ध्यान रखना कि ये दोनों पनिशमेंट जब देगा कोर्ट, जो है अपना लिमिट, अपना पावर को देख कर ही, पावर से एक्सीड होकर जो है कोर्ट जो है डिसीजन नहीं दे सकता है। ये हमें समझ में आ गया। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, क्या पता एग्जाम में आ जाए। एग्जांपल देखो, मान लो किसी ने थेफ्ट किया और उस पर 2 साल की सज़ा है। मैंने तुम्हें बताया था रॉबरी, पिछले बीएनएस में अच्छे से समझाया था, करके भी दिखाया था तुम्हें रॉबरी। ठीक है, तो उसमें 3 साल की सज़ा मान लो मिलनी है। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या बोला कि या तो हम तुमको ऐसे सजा देंगे 3+2, सबसे पहले तुम रॉबरी के 3 साल काटोगे, फिर उसके 2 साल काटोगे, या तो हम ऐसे सजा देंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, तुम सीधा 4 साल काट लो, इसमें दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है। ये भी कर सकता है कोर्ट, वो भी कर सकता है। बस ध्यान रखना, अगर कोर्ट का लिमिट है 7 ईयर, 7 ईयर बताओ किसका लिमिट था? बता दो, भूल भी गए, बोलो बोलो।
हाई कोर्ट का तो कोई लिमिट नहीं था, सेशन कोर्ट का कोई लिमिट नहीं था, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ये लिमिट था। दिखा देता हूं मैं, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 साल का अगर कोर्ट का लिमिट है तो ये लिमिट एक्सीड नहीं कर सकेगा, ये बात ध्यान रखना। ऑब्वियस सा बात है, नॉर्मल बात है कि अपने पावर से बाहर जाकर कोई भी पनिशमेंट वो नहीं दे सकता है। सेक्शन 25 बस यहीं पर ख़त्म होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आ जाता है सेक्शन 35, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और यही सेक्शन एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये और इसके आगे जितने आने वाले सेक्शन हैं सेक्शन 43 तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 बात करता है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, एक इंसान को अरेस्ट कैसे करना है। सेक्शन 35 हमें पूरा प्रोसीड्यूर बताता है। क्या मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि ये BNSS जो है बेसिकली प्रोसीड्यूर बता रहा है क्या कैसे होगा। अभी तक कोर्ट क्या बोल रहा था, हम इतना इतना पनिशमेंट ऐसे ऐसे देंगे, उसी तरह यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि एक पुलिस अरेस्ट कैसे करेगा तुम्हें, तुम्हें नहीं, मतलब ठीक है, जो ऑफेंस कर रहा है। पॉइंट वाइज लिखना, और ये पॉइंट मैं जो लिखवा रहा हूँ एग्जाम में तुमको यही पॉइंट्स लिखने हैं, बस इसमें थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज ऐड कर देना, ठीक है। सबसे पहला, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर तुमको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ये क्या हो गया, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ठीक है। कोई भी पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के इन फॉलोइंग केसेस में। नीचे जो फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं उसमें पुलिस तुमको बिना वारंट के सीधा अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला, एक पर्सन ने कमिट किया है, एक पर्सन ने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। मतलब भाई पुलिस के सामने मर्डर कर रहे हो, देख रहे हो भाई, एटीट्यूड, सिग्मा, सिग्मा नहीं बोलते इसको भाई, फालतू आदमी बोलते हैं, ठीक है। एक पर्सन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है पुलिस के सामने, भाई थोड़ा तो शर्म कर लो, ठीक है। दूसरा, दूसरा, किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन रिसीव हुआ है, कोई कंप्लेन रिसीव हुआ है, ठीक है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है, इन्फो रिसीव हुआ है। मैं पूरा मॉड्यूल से पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन में तुम लिख सको, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाएगा अरेस्ट कब कब कर सकता है पुलिस, अब तुम्हें पता ही नहीं है। मैं अगर सीधा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दूंगा एग्जाम्पल से, तुम्हें याद तो रहना नहीं है, इसलिए मेरे को देख देख के लिखवाना पड़ रहा है भाई, पूरा पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं। ये कीवर्ड्स है, इन्हीं को लिख कर जाना एग्जाम में, ठीक है। कंप्लेन रिसीव हुआ है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है, या रीजनेबल सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन है, ठीक है। तो उस केसेस में तुमको अरेस्ट किया जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो लिखो, ये बोल रहे हैं कि वो पर्सन कमिट करने वाला है, वो पर्सन कमिट करने वाला है या कमिट कर चुका है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेसिकली बात घूमकर कॉग्निजेबल ऑफेंस पे ही आ रहा है। अगर तुमने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, या तुम करने वाले हो, और पुलिस को कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला, या पुलिस को कंप्लेंट रिसीव हुआ कि तुमने मर्डर कर दिया है, तुमने डकैती किया है, तो यहाँ पर पुलिस क्या करेगा, बेसिकली पुलिस कुछ नहीं करेगा, तुमको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बी पॉइंट है, इसके लिए तुमको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, कंडीशन, यानी इन केसेस में पुलिस को अगर कोई इन्फो रिसीव हुआ है और पुलिस तुमको पकड़ना चाहता है, तो उस केस में पुलिस को भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। वो कंडीशन क्या है, देखो, सबसे पहला, पुलिस को भरोसा होना चाहिए
जिस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है वो इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है। और कौन सा ऑफेंस? कॉग्निजेबल। ठीक है, ये नहीं कि तुम्हारे खिलाफ मैं जाके कंप्लेन कर दूँ। तो ये कोई भी तुम्हारा नाम होगा मिस्टर एक्स वाई जेड, मैं लिख जाके बोल दूँ मिस्टर एक्स वाई जेड ने इसको मारा है, तो यहाँ पर पुलिस को भी भरोसा होना चाहिए, पुलिस को भी रीज़न लगना चाहिए। ठीक है, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि हाँ तुमने सही में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। ऐसे ही पुलिस किसी को जाकर नहीं अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, पहला ये कंडीशन देखेगा। दूसरा देखेगा कि पुलिस जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, पुलिस सेटिस्फाइड होना चाहिए कि क्या, देख लो, अरेस्ट जो है वो नेसेसरी है। पुलिस को ये भी सेटिस्फाई होना है कि तुम्हारा अरेस्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। किस चीज़ के लिए? प्रिवेंट फ्रॉम एनी फर्दर ऑफेंस कोई फर्दर ऑफेंस तुम ना कर दो। ठीक है, पुलिस प्रिवेंट करना चाह रहा है। मान लो तुमने एक को मारा, अब तुम्हारा प्लान है तुम दूसरे को मारने वाले हो, तो पुलिस यहाँ पर इंश्योर करेगा कि तुम्हारा अरेस्ट बहुत नेसेसरी है, तुम फर्दर ऑफेंस करने वाले हो। ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारा अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है, तुम कुछ प्रिवेंट करोगे, prevent such person from witness, prevent such person to disappear evidence। तुम एविडेंस उड़ा दोगे भाई, एविडेंस ही तुम गायब कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए तुमको अरेस्ट कर रहे हैं। प्रिवेंट सच फ्रॉम थ्रेटिंग, तुम थ्रेट करना चाहते हो, तुम किसी को धमकी देना चाह रहे हो भाई, देख रहे हो, तुम किसी को धमकी देना चाह रहे हो। विदाउट अरेस्ट हिज प्रेशंस इन कोर्ट कांट, यानी बिना तुम्हें पकड़े तुम कोर्ट आने ही नहीं वाले हो, तो इन केसेस में जो है तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस को ये केस में सेटिस्फाई करना होता है, और पुलिस को सबसे पहले जो भी कंप्लेंट रिसीव हुआ उसमें पुलिस को बिलीव होना चाहिए कि हाँ, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सही में इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। और ये बिलीव उसके मन पे डिपेंड नहीं करता, पुलिस को ये रिटर्न में लिखना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न में लिखना पड़ता है, ये मॉड्यूल में तुम्हारा दिया हुआ है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, ये हो गया बी पॉइंट के कंडीशन। याद रखना कैसे कैसे है। सबसे पहला एक केस है कि तुमने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस के सामने अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर पुलिस को तुम्हारे अगेंस्ट या तो कोई कंप्लेंट रिसीव हुआ, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हुआ है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन है कि तुम कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले हो, तो पुलिस तुमको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। बट पुलिस को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। क्या क्या कंडीशन है? कि पुलिस को भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा मतलब जो बिलीव कर रहा है, रीज़न टू बिलीव, वो रिटर्न होना चाहिए कि तुम जो भी जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट रिसीव हुआ है उसने कुछ किया है, सही में उसने कोई ऑफेंस किया है या करने वाला है। ठीक है, पुलिस सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो वो अरेस्ट करेगा नेसेसरी केसेस में। कौन कौन से केसेस में? कि तुम कुछ और फर्दर ऑफेंस ना करो, तुम कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, तुम किसी को थ्रेट नहीं दो, तुम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे हो, या फिर तुम्हारे अरेस्ट के बिना कोर्ट में तुम्हारा पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, तो इन केसेस में वो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, और भी पॉइंट है, सी पॉइंट। अभी मैंने दो ही केस बताए हैं, एक जब तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट रिसीव हुआ या सस्पिशन है, और दूसरा जब तुम पुलिस के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हो। ठीक है, और ये जितना मैंने पॉइंट बताया वो उसी का कंडीशन है, सेटिस्फाई करना है पुलिस को। ठीक है, ये पुलिस के लिए कंडीशन है। अब सी पॉइंट देखो, तुम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। क्या हो? प्रोक्लेम ऑफेंडर। ये क्या होता है? तुमको कोर्ट बार बार समन देकर बुला रहा है कि आ जा कोर्ट, तुमने ये क्राइम किया, तुम्हारे अगेंस्ट ये रिसीव हुआ, कोर्ट आ जा, कोर्ट आ जा। तुम आ ही नहीं रहे, तुम निर्लज आदमी हो।
तो उस केस में कोर्ट बोलेगा जाओ उसको पकड़ के लाओ। यहाँ पे वारंट वारंट नहीं, पुलिस तुमको घर से घसीट के लेकर जाएगा कोर्ट। ठीक है। डी नंबर, हैव पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिल गया, ले भाई, चोरी किया हुआ सामान, चोरी किया हुआ सामान, मान लो डायमंड चोरी हुआ, लेट सपोज कोहिनूर का डायमंड चोरी हो गया, ठीक है, और तुम्हारे बैग में मिल गया, भाई लेने के देने हैं सही में, तो ये भी केस में तुमको पुलिस अरेस्ट कर लेगा। पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। पुलिस अपना काम कर रहा है, तुम उसको काम करने ही नहीं दे रहे हो, तुम उसको रोक रहे हो ताकि वो अपना पब्लिक ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज ना कर सके, पुलिस तुमको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। और भी पॉइंट्स लिखे हैं, देखो कुछ पॉइंट्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं हटा देता हूँ, 5-6 पॉइंट याद करके जाना एग्जाम में। एक और पॉइंट लिख लो, वेयर अरेस्ट एनी पर्सन whose request is made by any other पुलिस ऑफिसर। तमिलनाडु में तुमने कुछ क्राइम किया और तुम भागकर मध्य प्रदेश आ गए, तो तमिलनाडु के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो मध्य प्रदेश के पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि देख भाई ये आदमी भागा हुआ है क्राइम करके, इसको पकड़। ठीक है। तो उस सिचुएशन में पुलिस को वहाँ वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें डायरेक्टली पकड़ लेगा। एक केस था यूपी में, कौन बहुत बड़ा क्रिमिनल था, शायद कौन दुबे नाम था, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था, जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन में जाकर पकड़ाया गया था। ठीक है। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस ने उनकी मदद की थी, तो क्या उनको वहाँ पे वारंट की ज़रूरत है? नहीं यार, यूपी पुलिस में ऑलरेडी बोला हुआ है कि वो जहाँ भी दिखे पकड़ो। ठीक है। और इसके लिए राजस्थान वगैरह सारे स्टेट जो आसपास के थे उनमें पुलिस घूम रही थी कि ये आदमी जहाँ मिलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहीं पर ये हो गया सेक्शन 35, सब सेक्शन 1 खत्म। ठीक है। अब सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 देख लो। 35 सब सेक्शन 2 वो क्या बोलता है, जो पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, तो उसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं विथ वारंट। क्या ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है? यस, ये तो भाई स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया था। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो और भी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ना, देख लो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तुमको ऑर्डर देता है कि पुलिस स्टेशन आकर मिलो। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस तुमको ऑर्डर देता है कि पुलिस स्टेशन आके मिलो, डायरेक्टली ऐसे पकड़ने पुलिस नहीं चले जाते हैं। ठीक है। अगर ये जो ऑर्डर दिया जाता है, बेसिकली नोटिस दिया जाता है, अगर नोटिस दिया गया तुम नहीं आए, नोटिस दिया गया तुम नहीं आए, तो फिर तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे तुम नहीं आए, नोटिस दिया गया और तुम नहीं आए, अरे यार क्या हो रहा है, क्या बोलूँ यार, नोटिस दिया तुम नहीं आए, अरेस्ट, पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकती है। नोटिस दिया तुम आ गए तो तुमको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है। नॉर्मली केस चलेगा तुम्हारे ऊपर। उसके बाद ध्यान से देखना, पुलिस जब भी अरेस्ट करेगा, पुलिस जब भी अरेस्ट करेगा किनको,
किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को जो इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म मतलब बीमार, सीक, कैंसर के 4th स्टेज पर है, ठीक है, या फिर वो माइनर है, या फिर वो 60 साल से ज़्यादा एज का है। माइनर इन दी सेंस यहाँ 18 से कम है। मैंने बीएनएस में तुम्हें समझाया है कि 12 साल तक में तुम्हें सज़ा देने के लिए देखा जाता है, फिर 13-14 से तो फिर तुम्हारे मतलब अब तो ये हो गया कि अगर तुम 14-15 ईयर में भी कोई सीरियस क्राइम करते हो तो ऑब्वियस सा बात है वहाँ तुमको मेजर जैसा ही ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुलिस जब भी इन लोगों को अरेस्ट करेगा तो इन लोगों को अरेस्ट करने से पहले परमिशन लेगा। किसका परमिशन लेगा? किसका? डीएसपी का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, इनका परमिशन लेकर ही इन तीनों को अरेस्ट करेगा। यहाँ पे सेक्शन 35 ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाता है सेक्शन 36। ये बताता है प्रोसीड्यूर ऑफ अरेस्ट। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि पुलिस कैसे, पुलिस कब कब अरेस्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोसीड्यूर, पुलिस अरेस्ट करेगा तो कैसे करेगा, मतलब पूरा प्रोसेस, ठीक है। देखो लिखो, सबसे पहले पुलिस जो है वो तुम्हारा क्लियर आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब किसको अरेस्ट करना है वो क्लियरली पुलिस पहले आइडेंटिफाई कर लेगा। ये नहीं कि वहाँ जाकर पहुँच गए, अरे यार देख तो किसको अरेस्ट करना था, यहाँ तो इतने लोग हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले पुलिस क्लियर आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर प्रिपेयर किया जाएगा, पुलिस प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम। क्या प्रिपेयर करेगा? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ठीक है। एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर होगा और ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में एक विटनेस जो है, ऐसे मत लिखो, एक विटनेस साइन करेंगे, ठीक है। और ये विटनेस पता है कौन होगा? ये विटनेस होगा फैमिली मेंबर। कोई फैमिली मेंबर का हेड है, लेट सपोज किसी फैमिली में जॉइंट फैमिली है तो उस फैमिली का हेड कौन होंगे? उनके दादाजी, ठीक है। तो वो फैमिली मेंबर दादाजी जो है वो साइन करेंगे। अगर फैमिली मेंबर नहीं है, मान लो कोई सिंगल इंसान है, उसने कोई क्राइम किया, अब यहाँ पर उसके साथ फैमिली नहीं है, तो अब एक विटनेस कौन साइन करेगा? तो कोई भी सोसाइटी का जो हेड होगा, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, सोसाइटी का जो हेड होगा, सोसाइटी का जो हेड होगा वो साइन करेगा इस मेमोरेंडम पे। उसके अलावा जिस पर्सन ने कमिट किया है क्राइम, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो भी साइन करेगा, ठीक है। तो पुलिस जब भी किसी के घर पे किसी को अरेस्ट करती है तो वहाँ पे पहले मेमोरेंडम तैयार होता है, एक विटनेस को बोलता है साइन करो, पुलिस ऑफिसर खुद साइन करता है और उसके बाद इसको भी बोला जाता है कि साइन कर, ठीक है। हो गया यहाँ पे, यही सेक्शन 36, बस इतनी सी बातें बोल रहा था। चलो आगे बढ़ो। ये दोनों इंपॉर्टेंट था, इनके सेक्शंस मैंने लिखवा दिए। अब बाकी के मैं सेक्शंस नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बस पॉइंट्स तुम्हें, कंटेंट क्या क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ। एक तो मॉड्यूल में इन्होंने किया क्या है, बीएनएस और बीएनएसएस इनको सेपरेट करके देना चाहिए था, बट उन्होंने किया क्या है, बीएनएस और बीएनएसएस को कंबाइन करके दे दिया। और कंबाइन किया तो किया, ये नहीं कि उन्होंने पार्ट ए पार्ट बी करके दिया है, उन्होंने कंबाइन किया हुआ है कि बीच में इनके सेक्शन पढ़ो फिर उनके भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में करवा रहा हूँ। बीएनएस में मैंने सिर्फ बीएनएस की बात की और बीएनएसएस में मैं सिर्फ बीएनएसएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक और सेक्शन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट ही मान के चलो। सेक्शन 38 क्या बोलता है? जो भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है, जो भी पर्सन अरेस्टेड हुआ है, उनके पास राइट है कि वो एडवोकेट से मिल सकते हैं अपने चॉइस के। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है? द आंसर इज यस, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक और सेक्शन लिख लो, सेक्शन 39, ठीक है। मैंने बोला ना अभी यहाँ 35 से सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 39 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो तुमने, एक इंसान ने क्या किया, कोई ऑफेंस किया और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल, ओ यार, कॉग्निजेबल, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब इस सिचुएशन में पुलिस तुमको तुरंत तो अरेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि पुलिस के पास वारंट नहीं है, बट तुमने ये जो है पुलिस के प्रेजेंस में ही किया।
अगर तुम पुलिस के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करते तो पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेता, सेक्शन 35 में हमने देखा। बट तुमने पुलिस के प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस वहाँ पे तुमको अरेस्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के पास वारंट नहीं है। वारंट लेने के लिए उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। तो पुलिस क्या करेगा, पुलिस जो है वो तुमसे डिमांड करेगा। क्या चीज़ का डिमांड करेगा कि तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना एड्रेस बताओ। हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे, वारंट लेंगे तुम्हारे नाम और एड्रेस का, देन तुमको अरेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर तुमको बुलाएंगे। तो यहाँ पर पुलिस ने डिमांड किया। अब तुम यहाँ पे होशियारी अगर दिखा रहे हो और उस पर्सन ने या तो रिफ्यूज़ कर दिया बताने से या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, तो भैया इस केस में क्या होगा, पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेगा। और होशियार बनो, पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेगा और अरेस्ट करके फिर तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गया फिर तुमको वो छोड़ देगा, ठीक है। फिर तुमको जो है क्या करेगा, छोड़ देगा कि रिलीज़ कर देता है, चलो भाई इतना तो ठीक है, रिलीज़ कर देता है। और फिर तुमको बाद में फिर वो जो है केस वगैरह होगा और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। बाद में जब तुम्हारे घर पे वो आएंगे तुम्हारे एड्रेस के साथ, तो फिर वहाँ पर मजिस्ट्रेट से वारंट वगैरह लेकर आएंगे वो। तो ये केसेस होते हैं, इसलिए पुलिस अगर कोई इन्फो मांगे तो दे दो भाई, उनसे पंगा मत लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 40, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। और सबसे पता है मेरे को सबसे अच्छा ये वाला सेक्शन लगता है, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक इंसान, कोई भी एक नॉर्मल हम जैसा इंसान, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि पुलिस तुमको अरेस्ट कैसे करेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक इंसान, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, ऑब्वियस बात है, मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल जनता हूँ, ठीक है। अब मैं भी क्या किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ, द आंसर इज यस, मैं भी किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कोई एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट तभी कर सकता है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मेरे प्रेजेंट में, ठीक है, मेरे प्रेजेंस में। मैं रास्ते पे जा रहा था, मैंने देखा कोई इंसान किसी को चाकू से मार रहा है। याद करो दिल्ली का एक केस जिसमें एक लड़की को चाकू से मारा जा रहा था, बहुत साल पहले का ये केस है, रील इसकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और सारे लोग अगल बगल से जा रहे थे। तो वहाँ पे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, क्या मैं उसको जाकर रोक सकता था और मैं उसको अरेस्ट कर सकता था। अरेस्ट इन द सेंस मैं उसके हाथ पकड़ लेता, उसको ज़मीन पे गिरा देता एंड उसको वहीं पे बांध देता और उसके बाद फिर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता कि भैया मैंने किसी को अरेस्ट किया है, यही तो अरेस्ट हुआ। तो क्या मैं ये कर सकता था, द आंसर इज यस, सेक्शन 40 मेरे को पावर दे रहा है क्योंकि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया मेरे आंखों के सामने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एक तो ये केस हो गया, प्राइवेट पर्सन जो है एक और केस है जिसमें वो अरेस्ट कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मैंने ऑलरेडी तुमको बताया कि जो इंसान को कोर्ट बुला रहा है, पुलिस खोज रही है बट वो आ नहीं रहा और मेरे को वो दिख गया, तो क्या मैं उसको पकड़ सकता हूँ, द आंसर इज यस, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। लेकिन ध्यान से समझना कि तुम जब भी पकड़ोगे, ठीक है, तुम हैंड ओवर करोगे पुलिस को हैंड ओवर करोगे विद इन 6 आवर। यानी तुम ये नहीं कि पकड़ के तुम रख रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, हॉलीडे मूवी देखा है, साउथ में भी है जिसमें विजय थालापति हैं और बॉलीवुड ने भी बनाया है जिसमें अक्षय कुमार है। उसमें मूवी में क्या हुआ था कि एक टेररिस्ट था, ठीक है, उसको अक्षय कुमार ने पकड़ लिया था, वो आर्मी वाला था और पकड़ के उसको अपने कवर्ड में रखा था। तो यहाँ पर वो पकड़ सकता था बट उसको कवर्ड में रखने का राइट नहीं है, उसको 6 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को हैंड ओवर करना था, ठीक है। तो ये लॉ बोलता है, ठीक है, वो मूवी था, ठीक, हैंड ओवर करता है विद इन 6 आवर टू द पुलिस। किसको, पुलिस को। अब वो अलग बात है तुम हैंड ओवर कर पाओ या ना कर पाओ। अब वो जो इंसान जो चाकू से मार रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई एक अकेला आदमी जाता ना उसको रोकने तो वो उसको भी मार देता क्योंकि उसके ऊपर भूत सवार था। भूत बोले इन द सेंस वो पागल हो चुका था, ठीक है, वो पागल हो चुका था। तुम अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे फिर अगर वो इस तरह मारेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो नहीं है हम उसको मारेंगे। तो सिंपल सा बात है, वहाँ अगर कोई एक पार्टिकुलर आदमी जाता तो उसको भी वो मार देता।
लेकिन वहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग थे। अगर सारे मिलकर 5-6 लोग मिलकर अगर अटैक करते तो किसी एक को इंजरी होता, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो को, बाकी वो पकड़ा जाता और फिर वो लड़की भी बच जाती। तो यहाँ पे जब भी क्राइम हो तो अकेले तुम हीरो तो हो नहीं जो तुम अकेले सबसे लड़ लोगे, ठीक है। तो अगर ग्रुप जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है क्राइम नहीं होगा। उसके बाद पुलिस के पास ले जाओगे। अगर पुलिस को रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है कि तुमने सही में कोई बड़ा ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस तुमको अपनी कस्टडी में रख लेगी, ठीक है, कस्टडी में रख लेगी। और अगर नहीं किया है तुमने कुछ ऐसा तो फिर पुलिस तुमको रिलीज़ कर देगी। और सबसे खतरनाक यही है, मान लो मैंने किसी को पकड़ के ले गया कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आप लोग इसे खोजे थे, मैं लेके आया हूँ। फिर पुलिस ने बोला ठीक है और पुलिस ने उसको रिलीज़ कर दिया। भाई उसके बाद मेरे तो लेने के देने हैं। फिर मैं तो घर नहीं पहुँच पाऊँगा, सिंपल सा बात है। तो ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाता है एक अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस होता है तो वो या तो हिमसेल्फ खुद या फिर किसी को ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर उसके प्रेजेंस में कुछ होता है तो। यहाँ प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 43, अरेस्ट कैसे होगा, अरेस्ट कब करना है, अरेस्ट कैसे करना है, ये हम लोग समझ गए। अरेस्ट किया कैसे जाएगा वो समझो। अब तुमको यहाँ समझ में आ, तुमको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो ऑलरेडी तुमने करवा दिया, तुमने बोला कि मेमोरेंडम तैयार करेंगे, वो तो अरेस्ट करने का प्रोसीड्यूर था। ये बताया जा रहा है कि अरेस्ट करना कैसे। देखो मैं लिखाता हूँ तो फिर मैं तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहला, जब भी पुलिस अरेस्ट करेगा तो पुलिस क्या करेगा, टच करेगा या फिर कन्फाइन करेगा बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, अनलेस, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। देयर इज अ सबमिशन बाय वर्ड्स, पुलिस या फिर कोई अदर पर्सन, जो भी इंसान है, किसी को अरेस्ट करेगा, कैसे करेगा, तो ऑब्वियस सा बात है पुलिस जो है उसको ऐसे पकड़ेगा, तो यहाँ पे उसका बॉडी टच हो रहा है तो पुलिस दूसरे का बॉडी टच करके अरेस्ट कर सकता है, या फिर पुलिस जो है उसको कन्फाइन कर सकता है, यानी उसको घेर सकता है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, अगर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, ये क्या हुआ, कन्फाइन कर रहे हैं उसकी बॉडी को अरेस्ट करके, या फिर उसके हाथ पकड़ के उसको ज़मीन पे गिरा दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसी को हम लोग अरेस्ट बोलते हैं। और कोई अदर पर्सन भी ऐसे ही अरेस्ट कर सकता है। बस यहाँ ध्यान रखना एक एक्सेप्शन है, अगर जो इंसान को अरेस्ट करने जाए वो खुद बोल रहा है सरेंडर, तो फिर उसको बॉडी पकड़ने का क्या जरूरत, भाई वो ऑब्वियस सा बात है, नॉर्मली वर्ड से ही बोल दिया कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उसको अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब अरेस्ट करना है वैसे बॉडी पकड़ के अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोवाइज़ो भी है, प्रोवाइज़ो लिखो क्या है कि वोमेन जो है वो अरेस्ट तभी होगी जब वो अपना सबमिशन देगी, सबमिशन ऑफ कस्टडी, अपने कस्टडी का, वुमेन खुद आकर बोले ठीक है आप मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं, तभी वुमेन को अरेस्ट करना है। हम उसका बॉडी पकड़ के या उसको कन्फाइन करके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सबमिशन होना कंपलसरी है, बट कुछ केसेस दिए गए हैं जहाँ पर वुमेन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना उसके सबमिशन पे। कौन कौन से केसेस हैं, पहला, ठीक है, सरकमस्टांसेस, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए कि उसको पकड़ना कंपलसरी है। मान लो कोई वुमेन टेररिस्ट है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान का भेजा हुआ कोई वुमेन टेररिस्ट है, अब लॉ बोलेगा कि हम उसे पकड़ नहीं सकते। अब मेल पुलिस वाले हैं, उनके सामने वुमेन भाग रही है, वुमेन टेररिस्ट, तो क्या बोलेंगे ये कि भाई हम तो पकड़ ही नहीं सकते, जाने दो जाने दो। ऐसा नहीं है, सरकमस्टांसेस है कि उसे पकड़ना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में पुलिस वाले बिना उसके सबमिशन के पकड़ सकते हैं। और दूसरा केस, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल हुई तो
फीमेल पुलिस ऑफिसर ही फीमेल को पकड़ सकती है। इसलिए तुमने मूवी में भी देखा होगा कि जब भी पुलिस पकड़ने आती है किसी फीमेल को तो फीमेल ऑफिसर के साथ लेकर आती है ताकि वो उसको पकड़ के ले जा सके, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि फीमेल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और वो बहुत बड़ी क्रिमिनल है और भाग रही है तो उस सिचुएशन में पुलिस भी उसका बॉडी पकड़ के उसको पकड़ सकता है, सिर्फ अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाए तो। अदरवाइज एक वुमेन को एक वुमेन ही अरेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं समझने में। अब आगे समझो। अगर एक पर्सन, एक और यहाँ पर था इंपॉर्टेंट, देखने दो मेरे को। हाँ चलो वो आगे का बात है, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो। अगर कोई इंसान, कोई पर्सन रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्ट क्या चीज़ के लिए कर रहा है? पुलिस को, टू अरेस्ट हिम, यानी पुलिस उसको अरेस्ट ना कर पाए इसलिए वो क्या कर रहा है? वो उनको रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कि वो अरेस्ट ना कर सके, पुलिस अरेस्ट ना कर सके। तो फिर पुलिस जो है नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है, यानी उस पर गोली गोली चला सकता है, ठीक है। उसको अरेस्ट करने के लिए जो भी पुलिस पे बन पड़े नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। ये बात तो हमें पता ही है, सब जनरल नॉलेज है यार, ठीक है। अब देखो पुलिस जो है वो हैंड कफ का इस्तेमाल कर सकता है, हैंड कफ का इस्तेमाल कर सकता है वाइल मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट करने के टाइम पुलिस जो है हैंड कफ का इस्तेमाल कर सकता है। हैंड कफ क्या होता है? हथकड़ियाँ, तुमने देखा होगा ऐसे हथकड़ी होता है, ऐसे पहना दिया जाता है, ठीक है। वो हैंड कफ का इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, लेकिन वो कुछ केसेस में किया जाता है। सारे लोगों को वो बेड़ियाँ नहीं पहनाई जाती। कौन कौन से लोगों को पहनाया जाता है? पहला, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर यानी भाई बार बार कर रहा है, जेल तो उसका मायका हो चुका है, ठीक है, हर 6 महीने पे जेल में, ठीक है। जो इस्केप हो चुका है फ्रॉम कस्टडी, एक बार वो कस्टडी से ऑलरेडी भाग चुका है तो ऑब्वियस सा बात है हम उसको हैंडकफ पहना के लाएंगे। थर्ड वन लिखो, किसी ने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, जैसे कि टेररिस्ट, टेररिस्ट, एसिड अटैक्स, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, रेप, मर्डर, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे केसेस दिए हुए हैं जिनमें वो हैंडकफ का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया 3 केसेस, ऑर्गेनाइज क्राइम का ये एग्जांपल हो गए। उसके अलावा किसी के पास इलीगल आर्म्स हैं, तुम्हारे घर में AK-47 मिल रहा है और तुम्हारे पास उसका लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कर रहे हो, यानी सरकार के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? उस केसेस में जो है तुम्हारे ऊपर हैंडकफ का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझना, एक और यहाँ पर एक्स केसेस आता है, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस। वो क्या बोलता है कि कोई भी एक वुमेन को ना अरेस्ट नहीं करना बिफोर सनसेट, और अरे क्या लिख रहे हैं यार, बिफोर लिख दिया, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद तुम्हें वुमेन को अरेस्ट नहीं करना है, यानी सांझ होने के बाद रात में वुमेन को अरेस्ट नहीं करना है। सुबह होने से पहले जो रात का टाइम है उस टाइम भी तुमको वुमेन को अरेस्ट नहीं करना है, यानी सिंपली बोला जाए तो रात में महिलाओं को अरेस्ट करना मना किया गया है लॉ के द्वारा। ये बहुत सारे मूवी में मैंने इसका एग्जाम्पल देखा है। एक मूवी में देख रहा था परसों ही, साउथ की मूवी थी, राम सीता ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। उसमें वो लड़की जो है उसको अरेस्ट किया जाता है रात के टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पर उसका जो दोस्त दोस्त में मतलब जो भी उसका हीरो है
वो बोलता है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते सनसेट के बाद, और एक भी वुमेन ऑफिसर भी नहीं है, तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक एक्सेप्शन इसका भी दिया हुआ है, वुमेन ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है भाई, वुमेन ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है, वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बस उसको भी लेकिन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। बहुत इजी चैप्टर है, अभी तो कुछ हार्ड लगा, इससे ज़्यादा हार्ड तो बीएनएस था भाई, कम से कम उसमें पनिशमेंट तो याद करने पड़ रहे थे, इसमें तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पर एक और चीज़, पुलिस के पास राइट है कि वो इंटर कर सकता है एंड सर्च कर सकता है कोई भी प्लेसेस जहाँ अक्यूज्ड इंटर हुआ है, सबूत जमा करने के लिए। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा बात है, हमने बहुत देखा है सीआईडी, उसमें लोग जांच करने चल ही जाते हैं। जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना है जिसको भी अरेस्ट किया गया है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट होके आया, ये भी तुम्हें ऑब्वियस बात है पता ही होगा। हाँ, और क्या दिया हुआ है इसमें, कुछ छोटी मोटी बातें दी भी, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो, क्या पता कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में। जैसे दिया हुआ है कि जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे, पुलिस ऑफिसर जो भी होंगे वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उस रिपोर्ट में बताएंगे डिटेल्स उस पर्सन का, उन पर्सन का जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट। ठीक है, जो जो पर्सन को वो बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हैं उनका डिटेल्स एक रिपोर्ट तैयार करके डीएम को दिया जाएगा। ये बात भी हमें समझ में आ गई। फिर एक और पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या बोला है, अगर अक्यूज्ड स्केप हो जाता है, पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है, तो जिस पुलिस ऑफिसर के कस्टडी से वो भागा था, पुलिस ऑफिसर के कस्टडी से वो भागा था, तो उस पुलिस ऑफिसर का जो है राइट है कि वो जो है उस इंसान को अरेस्ट कर सकता है इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, वो इंडिया में कहीं भी जाकर इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया अरेस्ट उसको कर सकता है जिसके कस्टडी से भागा था। ठीक है, उसका एक और लास्ट पॉइंट है, ये देख लो कि जो भी अरेस्ट होगा वो इन अकॉर्डेंस विद बीएनएस होगा। ये बात तो भाई सबको पता है यार, विद बीएनएसएस होगा। ये सारी छोटी मोटी बातें मॉड्यूल में दी हुई थी, मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, तो मैं सोचा तुम्हें लिखवा ही दूँ। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है, अब यहाँ से पिछले अटैम्प्ट में क्वेश्चन आया है और यहाँ से अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो यहाँ पे वीडियो रोक के ब्रेक ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब थोड़े सा कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा है। चलो देखो, इस चैप्टर में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला ऑफेंस वाला जो मैंने समझाया, दूसरा वो जो अरेस्ट से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है, कैसे अरेस्ट होना है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, और तीसरा ये। इन तीनों के अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीएनएस में जो था वो थोड़ा था, उसमें ज़्यादा कंटेंट था, इसमें कंटेंट कम है। देखो, ये एक्ट में कंटेंट कम नहीं है, एक्ट बहुत अच्छा है और एक्ट बहुत बड़ा भी है, लॉयर लोग के लिए बहुत बड़ा एक्ट है, बट हमें सिर्फ बेसिक जानना है, बिकॉज हमारा डोमेन सिर्फ कंपनी में के रिलेटेड होता है। तो हमारा डोमेन सीएमएसएल है, कैपिटल मार्केट है, कंपनी लॉ है, एसबीआईएल है, वो हमारा डोमेन है। ये जो है ये हमारा डोमेन नहीं है, बट हमें बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट जो है वो बात करता है समन के बारे में। ठीक है, समन के बारे में यहाँ पर सेक्शन 63 कनेक्ट होता है, समन ऑन वारंट। अब हम ये दोनों चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 63 क्या बोलता है, कोर्ट जो है, कोर्ट
समन दे सकता है। समन यानी बुलाना, समन मतलब बुलाना। कोर्ट जो है वो अक्यूज्ड को बुला सकता है, आओ आओ कोर्ट में पेश हो, ठीक है। समन दिया जा सकता है और वो समन किस में दिया जाएगा, वो राइटिंग में दिया जाएगा, ठीक है। उस पर साइन किया जाएगा। कौन साइन करेगा, कोर्ट का कोई ऑफिसर साइन करेगा, ठीक है। कोर्ट का ऑफिसर साइन करेगा या फिर नहीं, उसके बाद कोर्ट का सील होगा। एंड उसको ई फॉर्म में अगर दिया जा रहा है तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा। ये बात सेक्शन 63 बोलती है कि समन क्या होता है। समन बेसिकली किसी को हम लोग कोर्ट में बुला रहे हैं। समन जब भी भेजा जाता है वो राइटिंग में भेजा जाएगा और उस पर जो है साइन होगा किसका, कोई भी ऑफिसर जो कोर्ट का होगा उसका साइन होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो है उस पर कोर्ट का सील होगा और अगर उसको ई फॉर्म में भेजा जा रहा है तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्शन 64 आ जाता है। सेक्शन 64 क्या बोलता है कि समन जो है वो जब भी सर्व्ड होगा, समन जब भी सर्व्ड होगा तो वो या तो पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, यानी समन देने आया, किसी इंसान के ऊपर समन आया तो उसको जो समन देने आएगा तो वो या तो पुलिस ऑफिसर आएगा या फिर कोई ऑफिसर आएगा जो कोर्ट का होगा, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कोई ऑफिसर आएगा या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट आएगा, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट आएगा। इन तीनों में से कोई एक इंसान आकर तुम्हें समन देकर जाएगा अगर कोर्ट ने तुमको समन दिया है तो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे लिखो इम्पॉर्टेंट, यहीं पर से क्वेश्चन आया था सेक्शन 65। वो क्या बोला, अगर कोर्ट को किसी कंपनी को समन देना है, कंपनी ने कुछ गलत किया, कोर्ट किसी कंपनी को समन देना चाह रहा है तो ये समन जो है पता है किसको दिया जाएगा, या तो डायरेक्टर को, ठीक है, या तो डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है, ठीक है, ऑथराइज किया गया है, या मैनेजर या एमडी को। तो इनको समन दिया जा सकता है अगर कंपनी को हमें समन देना है तो। ये बात हमें समझ में आ गई। अगर कोर्ट को, दूसरा केस, अगर कोर्ट को फर्म जैसे कि पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, क्या क्या बोल देता हूँ भाई, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको अगर देना है तुम्हें, ठीक है, इनको अगर तुम्हें समन देना है, बेसिकली यहाँ फर्म की बात हो रही है, अगर इनको समन देना है तो किसी भी एक पार्टनर को दे देंगे जो बिजनेस संभाल रहा है, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी जो एक्टिव पार्टनर है, मतलब एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, हम उसे समन दे देंगे। ये बात हमें समझ में आ गई। फिर यहाँ पर सेक्शन 66 कनेक्ट होता है। सेक्शन 66 बोलता है समन जब दिया जा रहा है और अगर वो ड्यू डिलिजेंस से एक्सरसाइज नहीं होता है, ड्यू डिलिजेंस से एक्सरसाइज नहीं होता है, यानी समन क्या होता है, देखो लेट सपोज ये समन है, ठीक है, लेट सपोज ये समन है, ठीक है, ये समन है। कोर्ट इसमें थप्पा लगाएगा, सबसे पहले उसमें साइन करेगा और ये बोलेगा पुलिस ऑफिसर को जाओ और एकेजी को दे के आओ, ठीक है, मेरे को दे के आओ। मेरे घर पे पुलिस आएगा, बोलेगा समन है, आपके खिलाफ कंप्लेन रिसीव हुआ है, आप अक्यूज्ड हैं, कोर्ट आपको बुला रहा है। मैं समन देखूंगा, ठीक है, जो भी डेट टाइम लिखा होगा, जो भी मैनर लिखा होगा, मैं उस हिसाब से कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। मैं अपने लॉयर्स को भी हायर करूंगा, ऑब्वियस सा बात है, ये नॉर्मल रीज़न है। लेकिन अगर मान लो समन ड्यू डिलिजेंस से एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, यानी समन दिया गया मेरे को बट मैं मिल ही नहीं रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर मेरे को खोज रहा है, मेरे एड्रेस पे खोज रहा है, मेरे को हर जगह खोज रहा है और मैं मिल ही नहीं रहा हूँ, तो फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, समन का एक कॉपी जो है, एक कॉपी जो है वो लीव कर दिया जाएगा, कहाँ पे, विथ एडल्ट मेंबर, एडल्ट फैमिली मेंबर। मेरे किसी फैमिली मेंबर, एडल्ट फैमिली मेंबर, मैं आया, मेरे घर पे कोई नहीं मिला, मेरे पापा को समन देकर चला गया कि ठीक है आपका बेटा आएगा, ये लीजिए समन, ठीक है। बस ध्यान रखना कोई सर्वेंट को नहीं दे सकता, यहाँ फैमिली मेंबर का, एडल्ट मेंबर की बात की जा रही है, ठीक है। और जो उसके साथ रिसाइड कर रहा है, बेसिकली ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा अगर गांव में रह रहे हैं तो समन फिर गांव में जाके दिया जाएगा, नहीं, मेरा जहाँ पे एड्रेस था वहाँ पे अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, कोई फैमिली मेम्बर के साथ जो एडल्ट है, तो उसको दिया जा सकता है समन कि ये ले, उसको समन देना है, वो मिल नहीं रहा है, समन ये ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 67 भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है।
सेक्शन 67 क्या बोलता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर भी अवेलेबल नहीं है, फैमिली मेम्बर भी अवेलेबल नहीं है और ड्यू डिलिजेंस में नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस में एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, उस केस में क्या करना है, उस केस में ध्यान से समझना, जो समन का एक कॉपी है ना, समन का एक कॉपी जो है वो अफिक्स कर दिया जाता है। अफिक्स कहाँ कर दिया जाता है, किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हाउस। यानी कि अगर मान लो किसी के घर गए, वो इंसान नहीं मिला, कोई रहता भी नहीं है उसके साथ, तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे, उसका एक कॉपी लेंगे, समन का एक कॉपी, और किसी भी घर पार्ट में वो चिपका कर चले जाएंगे कि ये इंसान जब भी आए, और मान लिया जाएगा कि तुम्हें समन दिया गया, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। और बेसिकली ये पता है कहाँ चिपकाते हैं, ये गेट के बाहर चिपकाते हैं, ठीक है, कि कोई आता जाता आदमी सब देखे कि देखो समन मिला है इसको, समन मिला है इसको, समन मिला है इसको, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाता है अब नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या बोलता है, ध्यान से देखना, कोर्ट को अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समन देना है, यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया और वो अभी भी एम्प्लॉयमेंट में है, तो कोर्ट डायरेक्टली उसको समन नहीं देता, कोर्ट जो है उसके डिपार्टमेंट के हेड को, डिपार्टमेंट ऑफ हेड को समन दे देता और ये फिर इसको बता देता है, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं और कुछ यहाँ पर है ही नहीं। फिर आ जाता है सेक्शन 69, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 69, अगर कोर्ट को समन देना है, कोर्ट को समन देना है किसको, अपने जूरिसडिक्शन से बाहर जाकर, ठीक है, किससे, जूरिसडिक्शन से बाहर जाकर, जूरिडिक्शन से बाहर जाके, आउटसाइड हिज, आउटसाइड इट्स जूरिडिक्शन। यानी मान लो कोई कोर्ट है, मान लो यूपी का कोर्ट है और उसको समन देना है कर्नाटका के किसी इंसान को, तो वो उसके जूरिडिक्शन से बाहर है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है पता है क्या करेगा, ये समन का एक डुप्लीकेट कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेज देगा, मैजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसके जूरिसडिक्शन में, जिसके जूरिसडिक्शन में वो आते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आ जाता है यहाँ पर सेक्शन 71, ठीक है। सेक्शन 71 ये क्या बोलता है, ध्यान से समझना, कोर्ट ना समन अक्यूज्ड को देगा, अबे यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट जो है एक समन विटनेस को भी दे सकता है, विटनेस को भी दे सकता है कि आइए आपने ये केस देखा हुआ है तो आप आइए और यहाँ आकर हमें बताइए कि क्या हुआ था एक्चुअली में। तो एक समन विटनेस को भी जा सकता है कि विटनेस को हम बुला रहे हैं, लेकिन जो विटनेस को समन जाएगा ना, वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आएगा या ई कम्युनिकेशन होगा, यानी उसको पुलिस वाला या कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं देने आएगा, ये बात समझो, ठीक है। और अक्यूज्ड को समन पर आना कंपलसरी है, यानी अक्यूज को अगर समन देकर बुलाया जा रहा है तो अक्यूज को जाना ही जाना होगा, नहीं तो उसको हम लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लेंगे और फिर पुलिस तुमको सेक्शन 35 के अंदर पकड़ लेगा। लेकिन विटनेस को जाना या ना जाना उसके डिस्क्रिशन पे है, उसके मर्जी पर है। हाँ, अगर बहुत बड़ा केस होगा तो भैया कोर्ट बोल सकता है कि आपको आना कंपलसरी ही है, बट मेनली जो केसेस में है विटनेस को समन देने के बाद भी वो आए या ना आए उनके डिस्क्रिशन पे है। अगर वो नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सा बात है जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ उतना विटनेस नहीं होगा, उतना केस स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, और अगर वो आ गए तो फिर केस स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये बात भी हमें समझ में आ गई। उसके अलावा और भी मॉड्यूल में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कट करके तुम्हें लिखवाता हूँ, रुको। चलो देखो, लिखो 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 लिखो। सेक्शन 84 या सेक्शन छोड़ दो उसमें, ठीक है। मान लो अगर कोर्ट को ऐसा बिलीव है, कोर्ट को ऐसा बिलीव है या ऐसे लिखो, चलो, मान लो कोर्ट ने तुमको समन दिया और तुम क्या कर रहे हो,
तुम अपने आप को कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो ताकि मेरे को समन मिले ही ना मिले। तुम मिल ही नहीं रहे हो पुलिस को, ठीक है। समन देने से तुम अपने आप को बचा रहे हो ताकि तुमको समन वारंट कुछ ना मिले, ठीक है। समन या फिर वारंट भी मान लो, तुम्हारे अगेंस्ट वारंट इश्यू हुआ और तुम मिल ही नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में कोर्ट पता है क्या करेगा? कोर्ट जो है ना एक प्रोक्लेमनेशन इशू कर देगा और तुमको ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम जहाँ भी हो इस स्पेसिफाइड टाइम में अपीयर हो, स्पेसिफाइड टाइम में अपीयर हो कोर्ट में, ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम में अपीयर हो कोर्ट में, स्पेसिफाइड टाइम में अपीयर हो कोर्ट में, और ये भी 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जिस दिन प्रोक्लेमनेशन इशू हुआ वो बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह में इशू कर देते हैं कि तुम जहाँ भी हो 30 दिन के अंदर अंदर वो आ जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तुमको अरेस्ट कर लेगा क्योंकि तुम उसके बाद प्रोक्लेम ऑफेंडर माने जाओगे, ठीक है। इस प्रोक्लेमनेशन ऑर्डर के साथ साथ कोर्ट पता है क्या इशू कर सकता है? कोर्ट इशू कर सकता है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ये क्या होता है? बेसिकली तुम्हारे प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, यानी तुम्हारे प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। जितने भी तुम्हारे नॉन प्रॉपर्टी हैं उनको सीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और बोला जाएगा कि अगर तुम नहीं आते हो तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्पोज कर देंगे, ठीक है, या फिर रिमूव कर देंगे। तुम्हारे सारे प्रॉपर्टी को हम लोग हटा देंगे, मतलब तुम्हारे से ऑनरशिप छीन लिया जाएगा। तो ये चीज़ भी हो सकता है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। अब कुछ 2-3 छोटे मोटे सेक्शंस हैं एंड उसके बाद तुम्हारा चैप्टर पता है ख़त्म हो गया, चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया। ठीक है, सेक्शन यहाँ पर 96 आ जाता है। सेक्शन 96 आता है, वो क्या बोलता है? सर्च वारंट के लिए, सर्च वारंट के लिए एक वारंट इशू किया जा सकता है इन केसेस में। यानी कब कब पुलिस को सर्च वारंट के लिए अथॉरिटी दिया जा सकता है? इन केसेस में दिया जा सकता है। पहला, जब रीज़न है, रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव क्या है? कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट मटेरियल है वो तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, यानी किसी इंसान ने कोई डॉक्यूमेंट कंसील कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कोई इंसान डॉक्यूमेंट कंसील कर रहा है, तो उसकी सिचुएशन में पुलिस को बोला जा सकता है कि आप जाइए सर्च करके आइए। सर्च वारंट वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से देखना, एक ये केस हो गया और एक हो गया कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि जो डॉक्यूमेंट तुम दे रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, यानी तुम कुछ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, यानी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो तुम छुपा रहे हो, तो उस सिचुएशन में पुलिस को बोला जा सकता है कि जाइए सर्च करके आइए, ठीक है। 2 केसेस दिए हुए हैं, एक या फिर तुम तो डॉक्यूमेंट छुपा रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, दूसरा तुम गलत डॉक्यूमेंट, मटेरियल डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो, अनमटेरियल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इस दोनों केसेस में पुलिस तुमको बोलेगा, अब पुलिस को बोला जा सकता है जाके आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेक्शन कनेक्ट हो जाए, सेक्शन ये लिखवाऊं कि नहीं? चलो लिखो, सेक्शन छोड़ दो, ऐसे लिख लो। मान लो मैजिस्ट्रेट को रीजन टू बिलीव है, ऐसा लग रहा है, रीजन टू बिलीव है कि किसी एक पर्सन के पास, किसी एक पर्सन के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई ऑब्जेक्शनल आर्टिकल है, स्टोलन प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्शनल आर्टिकल है, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन है, तो उस केस में सर्च वारंट दिया जा सकता है पुलिस को। पुलिस क्या करेगा? उस जगह पे आएगा, इंटर करेगा, प्लस सर्च करेगा, पोजीशन में लेगा,
या फिर उसको फ्री करे, या फिर जो अगर कोई इंसान मिला है उसको तो कस्टडी मिलेगा। अब देखो ये हुआ क्या, मतलब मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, मान लो अगर मैजिस्ट्रेट को ये पता चलता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है कि किसी इंसान के पास एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई फ़ोन करके बताता है कि सुन, यहाँ से जो लेफ्ट में जो घर है, ठीक है, उस घर में किसी को बंदी बनाकर ज़बरदस्ती रखा गया है। तुमने मूवी में देखा होगा जब एक बड़े कोई अमीर आदमी की बेटी किसी छोटे फैमिली से प्यार करने लगती है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अमीर जो होते हैं उनके बाप, वो उसको जो है एक रूम में बंद कर देते हैं। अब वो लड़की मेजर है, 18+ है, तो उसका राइट है कि वो कुछ भी करे। तुम उसका राइट हैम्पर कर रहे हो, तुम उसको रूम में बंद कर रहे हो, नज़र बंद कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि कोई इंसान फ़ोन करके बोल दे कि देखिए यहाँ पर एक लड़की को ज़बरदस्ती रूम में बंद किया गया है जबकि वो 18+ है। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि तुम जाओ, एंटर करो प्लेस को, सर्च करो कि यहाँ वहाँ सही में ऐसा कुछ है। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्शनल आर्टिकल है या फिर कोई पर्सन है तो उसको फ्री करो, उसको मेरे कस्टडी में लाओ, उसका हम बयान लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का एक्शन लेंगे। यही बात बस इतना सा बोलता है। फिर यहाँ पर एक और सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 105। ठीक है, क्या कनेक्ट होता है, सेक्शन 105 कनेक्ट होता है। वो क्या बोलता है, जब भी सर्च किया जाएगा, ठीक है, या सीज किया जाएगा, तो पुलिस ना उसका एक रिकॉर्डिंग तैयार करेगी। पुलिस क्या करेगी, उसका एक रिकॉर्डिंग तैयार करेगी और वो रिकॉर्डिंग को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इनको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, जब भी पुलिस करेगा ऐसा तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बचा और इसका चैप्टर लगभग अब ख़त्म हो चुका है, वो है समरी ट्रायल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वीवीआई तुम लिख सकते हो, वीवीआई। ठीक है, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या होता है, सेक्शन 283 के अंदर डिफाइन है समरी ट्रायल। ठीक है, इसको हम लोग ना स्पीडी ट्रायल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीडी ट्रायल। ये बेसिकली क्या होता है, मान लो तुमने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, अब कोर्ट में हजारों केसेस जाते हैं, दिन के 1000 केस जाते हैं। तो क्या कर सकता है यहाँ पर कोर्ट, ध्यान से समझना, कोर्ट कुछ कुछ केसेस को ना स्पीडी ट्रायल में दे देता है, यानी कि समरी ट्रायल में दे देता है। इसमें होता है क्या, इसमें जो भी केस चले जाते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनको जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाता है। इनमें उतना जो है प्रूफ सबूत, ये मतलब उतना डिटेल में यहाँ पर स्टडी नहीं किया जाता है, नॉर्मल जजमेंट दे दिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीडी केस, स्पीडी ट्रायल, जिसमें बेसिकली बहुत जल्दी जो है केस का डिसीजन आता है। ठीक है, और ये पता है कौन कौन से, ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास राइट होता है कि इन फॉलोइंग केसेस में वो स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं। कौन कौन से फॉलोइंग केसेस हैं, पहला, अगर थेफ्ट हुआ है और वैल्यू जो है अप टू 20,000 है, वैल्यू अप टू 20,000 है, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड हो चुका है या रिटेन हो चुका है। ठीक है, चोरी हुई थी 20,000 रुपये तक की, और वो 20,000 तक में जो भी चोरी हुई थी वो या तो रिटेन हो चुका है या रिसीव हो चुका है। तो उस केस में कोर्ट बोलेगा कि भाई ये इतना बड़ा केस नहीं है, इसको स्पीडी ट्रायल में डाल दो, समरी ट्रायल में डाल दो, स्पीड में जल्दी से इसमें जो भी ऊपर से तुम्हें दिख रहा है वो जजमेंट तुम दे दो, पास कर दो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तुमने कोई स्टोलन प्रॉपर्टी चुरा लिया या फिर चुराने की कोशिश कर रहे हो या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए हो सकता है। फिर लिखो अबैटमेंट ऑफ फॉर गोइंग ऑफेंस। तुम ऊपर के ऑफेंस के लिए मदद कर रहे हो, यानी ऊपर जो दो ऑफेंस बताए उसमें तुम सपोर्ट का काम कर रहे हो, एड कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो सकता है। उसके बाद अटेम्प्ट, और लिख लो एनी ऑफेंस constituted under cattle trespass एक्ट 1891। ठीक है, ये एक्ट बेसिकली क्या बोलता है, तुम जबरदस्ती किसी के घर को कब्जा कर लेते हो तो इस
ये एक्ट उसके बारे में डील करता है। तो तुम किसी का घर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हो, तो ये सब जो है स्पीडी ट्रायल, समरी ट्रायल में जाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात लिखो कि कोई भी ऐसा केस जिसमें डेथ है पनिशमेंट के तौर पे, लाइफ इम्प्रूवमेंट है, या इम्प्रूवमेंट जिसका 3 साल से ज़्यादा का है, इनको स्पीडी ट्रायल में नहीं डाला जा सकता। ऑब्वियस बात है, ये बड़े क्राइम्स हैं। ठीक है, स्पीडी ट्रायल में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना, वो 3 महीने का ही है। यानी जल्दी जल्दी छोटे मोटे केस है, 3 महीने का पनिशमेंट दो और मैटर ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ध्यान से समझना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, कि अगर मान लो कोर्ट ने, मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने स्पीडी ट्रायल दे दिया, और जब ये स्पीडी ट्रायल ड्यूरिंग केस जो है, कोर्ट को ऐसा, मैजिस्ट्रेट को ऐसा फील होता है कि नहीं यार, इसको नॉर्मल ट्रायल में डील करना चाहिए, ये थोड़ा सेंसिटिव केस है, इंपॉर्टेंट केस है, तो फिर इसको जो है ड्यूरिंग द केस नॉर्मल ट्रायल डील करना चाहिए, तो ये वापस से जो है रीहियर हो सकता है इन नॉर्मल मैनर। ठीक है, यानी स्पीडी ट्रायल से वापस जो है नॉर्मल मैनर में भी किया जा सकता है, नॉर्मल मैनर में किया जा सकता है। यहाँ पर हो गया तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म। अब मैं एक बार मॉड्यूल और देख लेता हूँ, कुछ छोटे मोटे चीज़ जो बचे होंगे वो भी मैं करवा देता हूँ, और 10 मिनट लगेंगे इन पे, बाकी पूरा चैप्टर अब इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं बचा है। ठीक है, 1 मिनट में नोट्स भी निकाल लेता हूँ कि कहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। किया हूँ तो अच्छे से ही करवाऊँगा, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, तब तक पानी वानी पी लो भाई, मेरे को प्यास लग गया है, लगातार 2 घंटे बोलना। चलो देखो, 3 चीज़ें और तुम्हारे मॉड्यूल में हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें मॉड्यूल से करवा देता हूँ। पहला तो एक ये ले लो, कंटिन्यूइंग ऑफर बोलता हूँ, ऑफेंस, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो कोई ऑफेंस हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जो अगेन एंड अगेन हो रहा है, अगेन एंड अगेन हो रहा है। इसका एक एग्जांपल दूं, मैंने एक केस पढ़ा था, रियल लाइफ का है, पता नहीं या फिर स्टोरी बेस्ड होगा, मेरे को नहीं पता। एक जो है फैमिली मेंबर, एक छोटी सी लड़की थी, उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था किसी रिलेटिव के द्वारा। मतलब वो रिलेटिव जब भी आता था तो वो जो छोटी बच्ची थी उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था। ठीक है, और वो बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए वो ट्रॉमा में भी जा चुकी थी, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो ही जा रहा था, मतलब 5-10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, जब वो समझ ही, ठीक है, कि इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए, तो वो उसने पेरेंट्स को बता दिया, और फिर उसके रिलेटिव को जो है पेरेंट्स ने जेल में डलवा दिया। तो यहाँ पर उसको जो हम लोग बोलते हैं वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, जब किसी के साथ ओवर एंड पीरियड एंड टाइम वो चीज़ होता जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या होता था, मैन आते थे दारू पी के, और उसके बाद फिर वो मारते थे। ठीक है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एवरी ऑफेंस, जब भी ऑफेंस होगा ऐसा कंटिन्यूइंग ऑफेंस, तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी लिमिटेशन पीरियड वाले चैप्टर में तुम्हें करवाया है कि लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, यानी एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर अंदर तुम्हें कोर्ट में चल जाना है। तो जब भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस होगा, तो जब भी नया ऑफेंस होगा वहाँ से फिर से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगर किसी के साथ 10 साल से गलत हो रहा है, तो फिर ये नहीं है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशन पीरियड हर फ्रेश ऑफेंस पे होता है, जब जाओगे कोर्ट तुम्हें कोर्ट सपोर्ट करने वाला है। अब 2 कॉन्सेप्ट बच्चे जो मैं तुम्हें मॉड्यूल से ही करवा देता हूँ। मॉड्यूल से करवा देता हूँ, आईसीएसआई के लेटेस्ट मॉड्यूल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार दिखवा देता हूँ। ठीक है, छोड़ूंगा क्यों कुछ भी।
एक होता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये तुमने कंपनीज एक्ट में ही पढ़ा होगा, ये तुमने एलएलपी में ही पढ़ा होगा। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिसको कंपाउंड कर दिया जाता है, यानी शट ऑफ कर दिया जाता है, यानी सेटलमेंट किया जाता है, यानी कोर्ट में जाकर टाइम वेस्ट ना करके कोर्ट के बाहर ही हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बोलते हैं। सेक्शन 359 यहाँ पर डील होता है। अब ध्यान से समझना, ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है ना, ये बड़े केसेस जो बड़े क्राइम हैं उनके लिए नहीं हो सकता, ये बात सबको पता होगा। तुम मर्डर कर दो और बोलो कि कंपाउंड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसमें कंपाउंडिंग हो सकता है, ये केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये टेबल में दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी 3-4 बस याद करके चल जाना, ठीक है। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट हुआ है 303 के अंदर, मैंने तुम्हें पढ़ाया है बीएनएस में, तो उसमें तुम कंपाउंडिंग कर सकते हो, ठीक है। और कंपाउंडिंग करेगा कौन, जिसका प्रॉपर्टी चोरी हुआ। ऑब्वियस सा बात है, देखो जिसके साथ गलत हुआ है वही ना कंपाउंडिंग करेगा। मतलब भाई तुमने मेरे साथ गलती किया तो मैं कंपाउंडिंग करूंगा कि ठीक है मैं चल तेरे पे केस नहीं करूंगा, मेरे को ये दे दे, ठीक है, तो मैं करूंगा। ऑब्वियस सा बात है, जिसने गलत किया वही बोलेगा कि देख मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, अब तुम कंपाउंड कर, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक। उसी तरह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो जिस ऑनर के प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हुआ है उसको वो कंपाउंडिंग कर सकता है। तो ये तुम एक बार पॉइंट, ये जो है टेबल देख लेना, ठीक है, 3-4 याद करके जाना, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेल मैंने करवा दिया है। फिर ये देख लो लिमिटेशन पीरियड क्या होता है कुछ ऑफेंसेस के रिलेटेड। लिमिटेशन पीरियड मैंने तुम्हें लिमिटेशन एक्ट में अच्छे से समझाया है, बहुत पहले ये चैप्टर मैंने करवाया था, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। देखो 6 महीना है, अगर कोई ऑफेंस जो इसमें सिर्फ फाइन है, पनिशमेंट, तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 महीना है। यानी जब ऑफेंस हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुमको केस कर देना है, कोर्ट चल जाना है, पुलिस की मदद ले लेनी है। उसके बाद तुम फिर 6 महीने के बाद जाओगे तो कोर्ट तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लॉ तुमको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। फिर 1 ईयर किसके लिए, अगर ऑफेंस पनिशेबल है विथ इम्प्रूवमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 ईयर से जो ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं है जिसमें, उसमें तुम 1 ईयर तक जा सकते हो। और 3 ईयर अगर तुमने ऑफेंस किया वो पनिशेबल है विथ इम्प्रूवमेंट, जो कि 1 ईयर से तो ज़्यादा है बट 3 ईयर से कम है, तो उसके लिए तुम मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब से होता है। लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब से होता है, जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन से स्टार्ट होगा, पहला तो। दूसरा जिस दिन तुम्हें ऑफेंस हुआ लेकिन तुम्हें एग्री पार्टी को पता ही नहीं है कि ये ऑफेंस मेरे साथ हो गया है, तो फिर जिस दिन तुम्हारे नॉलेज में आया उस दिन से ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अब तुम बोलोगे कि इतना स्पीड में मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे लिमिटेशन एक्ट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, वो यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं। अब मान लो तुम्हें पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है बट किसने गलत किया ये पता नहीं है, हैकिंग वाले केस में, तो जिस दिन आइडेंटिफाई होगा उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे केसेस हैं, ठीक है, जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कब कब कोई कोई पार्टिकुलर टाइम्स दिए हुए हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स में तुम्हें 3 पॉइंट कोई भी जो है बस एक बार देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, हो सकता है पूछ लिए जाए, किस्मत अगर ख़राब रही तो। बस ये 3 पॉइंट कोई भी देख लेना, एक ये छोटा वाला देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, कोई भी 3 पॉइंट बस एग्जाम से पहले एक बार खाली अपने माइंड में याद करके चले जाना। यहीं कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो चुका है, इसी के साथ तुम्हारा BNS ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो यार, थोड़ा सा, मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ लगातार, तुम भी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट करो, लाइक वाइक करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मैंने नोट्स तो साथ साथ लिखवा दिए, उसके अलावा मैं कुछ चैप्टर्स के JIGL के नोट्स जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो मैं टेलीग्राम पे तुम्हें दे देता हूँ, तुम टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि 1 जनवरी से इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे कंटेंट के साथ आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।